हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हमने प्रीवियस लेक्चर में मेरे बचपन के दिन, ये जो चैप्टर है ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने, और ये संस्मरण विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है। और इस चैप्टर में महादेवी जी ने अपने बचपन की यादों और साथ में उसकी उनकी जो पढ़ाई हुई उसके बारे में और समाज में व्याप्त कुछ बुराइयों के बारे में यहाँ जिक्र किया है कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय लड़कियों की क्या दशा थी। समाज में लड़कियों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता था, और अगर हो भी गई तो उनके साथ पक्षपात किया जाता था, उनके साथ उनको जो है उनका पालन पोषण उस तरह से नहीं किया जाता था जैसे एक लड़के का किया जाता था। तो अपने बारे में भी बताती हैं कि उनके बचपन की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, क्योंकि इनके परिवार में इनकी बाबा जी ने इनको मांगने के लिए दुर्गा माता की पूजा की। साथ में वो अपनी पोती को विदुषी बनाना चाहते थे, बहुत पढ़ाना चाहते थे, और इनका जो बचपन था वो अच्छे से बीता और अन्य लड़कियों की तरह इनको वो सब सहन नहीं करना पड़ा। इसके बाद जब ये छात्रावास में गई तो वहां पर इन्होंने सुमित्रा, जो आपकी सुभद्रा कुमारी जी हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो वो कविताएं लिखती थी और इन्हें भी कविता लिखने का शौक था, दोनों की मित्रता हुई। और बाद में जब ये यानी कि सुभद्रा कुमारी जी यहाँ से चली गई तो तब जैबुनिसा नाम की एक लड़की इनके साथ आई जो इनका बहुत सारा काम करती थी। तो इसके बाद इस तरह से इन्होंने जो है उस समय के समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां थी, जो समाज की मनोदशा थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। साथ में जब जिस पड़ोस में जिनके साथ वो रहा करती थी तो उनसे इनके परिवार के बहुत आत्मीय संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। और अंत में महादेवी जी ने अपने पूरे चैप्टर में बताया कि जो संबंध हमारे और उनके बीच था वो आज के समाज के लिए जो है एक स्वप्न सा हो गया है। लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने तक ही मतलब रखते हैं, किसी के दुख या सुख से कोई परवाह नहीं रहती है। तो इसी चैप्टर के हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए थे, आगे के क्वेश्चन करेंगे और साथ में समरी हम क्वेश्चन के साथ भी बताते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया था कि महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जब ये छात्रावास में रहती थी तो वहां सुभद्रा जी और ये जो हैं कविताओं की प्रतियोगिताओं में जाते थे, वहां भाग लेते थे। वहां पर इनको एक बार चांदी का कटोरा मिला। तो महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े, तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी। तो ये प्रश्न हमने आपको कल के लेक्चर में लास्ट में बताया था। तो ये प्रश्न आपने अपने अनुभव के आधार पर लिखना था कि आपको यदि कोई पुरस्कार स्वरूप कोई आपको धनराशि मिलती है या फिर कोई भी आपको पुरस्कार मिलता है और आप उस पुरस्कार को देश हित के लिए दे दें, कहीं आपदा जो निवारण के लिए दे दें, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा कि हाँ, मैंने अपना जीता हुआ पुरस्कार दे दिया है। तो चलिए आगे, इसका उत्तर हमने आपको बताया था कि मुझे चांदी के कटोरे जैसा कीमती पुरस्कार मिला हो और देश हित की बात आए तो मैं ऐसे पुरस्कार को खुशी खुशी देता क्योंकि देश के हित से बड़ा कुछ नहीं है। देश के हित में ही देशवासियों का हित निहित है। ऐसा करके मुझे दूनी खुशी प्राप्त होती और मैं गौरवान्वित महसूस करती या करता। चलिए, ये प्रश्न आपने कल किया था। तो आगे प्रश्न है महादेवी जी के, 7वां प्रश्न आप स्वयं करेंगे। 7वां प्रश्न मैंने लिखा नहीं है, वो प्रश्न आपको करना है। तो आपके अपनी नोटबुक, अपनी बुक से आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा। महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर, यानी कि आपके जो मन में पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। अब आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है ना, और किस विधि से यहाँ पर महादेवी जी ने ये अपनी बचपन की घटनाओं को लिखा है, तो हो सकता है जब आप इस संस्मरण को पढ़ रहे हैं, संस्मरण का अर्थ होता है कि अपनी पुरानी यादों को जो है पुनः याद करना और उसे लिखना।
तो यहाँ पर जब आप इस संस्मरण को पढ़ रहे होंगे तो आपको भी अपने बचपन की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, कुछ यादें आपको आती होंगी। तो आपको भी उन यादों को, उन कहानियों को, या आपके साथ कोई घटना हुई हो, वो बुरी या अच्छी कुछ भी हो सकती है, ऐसी घटना को बेटा आपको लिखना है संस्मरण विधा में, जैसे कि हमने ये चैप्टर पढ़ा था। तो ऐसा ही कुछ आपको लिखना है। एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण के लिए है कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसमें मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग न होने हम जंग न होने देंगे का पाठ करना था। मैंने अपनी हिंदी अध्यापिका की देख रेख में इसका अभ्यास तो किया, पर मन में भय सा बना हुआ था। वैसे भी विद्यालय के सदस्यों और छात्र छात्राओं के बीच इस तरह कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था। कार्यक्रम शुरू होने पर जब उद्घोषक कोई नाम बुलाती तो दिल धड़क उठता। जब मेरा नाम बुलाया गया तो मैं कांपते पैरों से मंच पर गया या गई। पहली दो लाइनें पढ़ते ही आत्मविश्वास जाग उठा। फिर जब कविता पूरी की तो हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुझे एक सुखद अनुभूति हो रही थी। एक छोटी सी घटना आप लिख सकते हैं, ये तो आपको उदाहरण के लिए दिया गया है। इसी तरह से आपके जीवन की कुछ घटनाएं, हो सकता है आपके अपने परिवार की कोई ऐसी घटना हो जो सुखद हो, तो उसको, या दुखद हो, जो भी हो आपके संस्मरण से जो आपको अभी भी लगता है कि बस वो घटना अभी हुई थी, तो ऐसा ही कुछ आप लिखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है, महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। यहाँ पर महादेवी जी ने क्या कहा कि जब कवि सम्मेलन होता था, ठीक है, कविता पाठ के लिए, तो उनका नाम भी बुलाया जाता था। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब उनको कविता पाठ के लिए बुलाया जाता था, तो उनका बुलाने से पहले उनके अंदर जो है एक बेचैनी सी होती थी, और उस बेचैनी का उन्होंने जिक्र किया है। तो अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की है, उस पर आपको एक डायरी का एक पृष्ठ आपको लिखना है। तो जैसा कि यहाँ ऊपर भी एक घटना के बारे में बताया संस्मरण में कि कविता पाठ के लिए मंच पर बुलाया गया, तो उससे पहले डर सा महसूस हुआ। तो ऐसा ही कुछ आपके अनुभव होंगे जो आपको फील हुआ होगा, वो अनुभव आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे 26 जनवरी, और यहाँ आगे दिनांक आप लिख सकते हैं, जो भी दिनांक हो, ठीक है। 26 जनवरी 2026 की हम बात करेंगे। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन है और सभी छात्र छात्राओं के अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि भी मंडल में पधारे हैं। सामने मेरे माता पिता तथा अनेक परिचित जन बैठे हैं। मैं मंच के पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठी हूँ या बैठा हूँ। मुझे कविता बोलनी है। हालांकि मैंने पहले भी मंच पर कविता बोली है, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेरे शरीर में हरकत हो रही है। जैसे जैसे मेरे बोलने का समय निकट आ रहा है, मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही है। अब मैं न तो मंच का कोई कार्यक्रम सुन पा रही हूँ या रहा हूँ, और ना किसी की बात सुन पा रही हूँ या रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान अपना नाम सुनने में लगा है। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं कविता भूल न जाऊं, इसलिए मैंने लिखित कविता हाथ में ले ली है। यदि भूलने लगूंगी तो इसका सहारा ले लूंगी। लो, मेरा नाम बुल चुका है, यानी अब पुकारा जा चुका है। मैं स्वयं को संभाल रही हूँ। मेरे कदमों में आत्मविश्वास आ गया है। अब मैं नहीं भूलूंगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब भाषा से आपके कुछ प्रश्न हैं। तो पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो किस किस के? विद्वान के, अनंत के, निरपराधी, दंड और शांति। इनके विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द, जिनके विपरीत अर्थ हो, उसे विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द, जैसे विद्वान का अर्थ होता है जिसको ज्ञान हो, जिसमें जो बहुत पढ़ा लिखा हो, ठीक है।
तो विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है? मूर्ख, जिसको जानकारी ना हो, क्या हो? मूर्ख हो। विद्वान का विलोम शब्द लिखेंगे आप मूर्ख। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। ठीक है, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना, और अंत का अर्थ है जिसका अंत है। ठीक है। निरपराधी, जिसका कोई अपराध ना हो, अपराधी, जिसने अपराध किया है उसे अपराधी कहते हैं, और जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरपराधी। दंड, पुरस्कार, दंड देना यानी सजा देना, पुरस्कार उपहार देना। ठीक है। शांति, विवाद, अशांति, शांति का विलोम शब्द हो जाता है अशांति या विवाद या फिर अशांति लिख सकते हैं। चलिएगा जल्दी से इन्हें नोट कीजिएगा। तो विद्वान का मूर्ख, अनंत का अंत, निरपराधी का अपराधी, दंड का पुरस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए और मूल शब्द बताइए। हमने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा है, तो पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय को थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लग करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं और इससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वह कहलाता है आपका उपसर्ग। और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, या चमत्कार यानी कि थोड़ी सी उसमें परिवर्तन आ जाता है, या फिर बहुत सारा परिवर्तन भी हो सकता है, तो ये आपके उपसर्ग प्रत्यय कहलाते हैं। तो मूल शब्द बताना है आपको यहाँ पर, साथ में आपको उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है। जिस तरह से यहाँ लिखा है निराधार, निराधार, निराहारी, निराहारी, हारी। तो जब भी आप किसी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि मूल शब्द निकालना। मूल शब्द को निकालने के बाद जो बच जाए वही आपका प्रत्यय होगा या उपसर्ग होगा। तो आप देख पा रहे हैं निराहारी में आपको मूल शब्द क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए आहार आपका क्या है, यहाँ पर एक मूल शब्द है और इस शब्द में आपका उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। जैसे निर आपका क्या है, निर आपका यहाँ पर उपसर्ग है और आहार बेटा आपका ई आपका प्रत्यय है। देखिए निर, धन आहार, जब आप इसे जोड़ेंगे ना इन दोनों को तो आ इसमें जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, निरा। हा और र इसमें है और इसके साथ पीछे से जब आप ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हारी। तो इसलिए इसमें आपका बेटा एक तो प्रत्यय है और दूसरा आपका उपसर्ग भी है। तो जब भी आपको किसी शब्द से प्रत्यय या उपसर्ग निकालना हो तो सबसे पहला काम आप उसका मूल शब्द निकालें और मूल शब्द की अपनी, तो ये तो उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपको उदाहरण दिया गया है कि ये आपका उपसर्ग है, ये आपका मूल शब्द है और ये आपका प्रत्यय है। आपको यहाँ अन्य शब्द दिए गए हैं, इन अन्य शब्दों के भी आपको क्या निकालने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द। चलिए सांप्रदायिकता, चलिए सांप्रदायिकता में बताएंगे आप कौन सा मूल शब्द है, प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता में मूल शब्द क्या होगा, इसमें बेटा मूल शब्द आपका संप्रदाय, संप्रदाय। ठीक है, मूल शब्द आपका हो जाएगा संप्रदाय। और देखो इसमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है, लेकिन सांप्रदायिकता इसमें आपका इक धनता, सम
प्रदाय धन इक धनता संप्रदायिका। ठीक है, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, दो इसमें यहाँ पर आपके प्रत्यय हैं। ठीक है, संप्रदायिकता। चलिए, अप्रसन्नता। अप्रसन्नता, तो बेटा इसमें मूल शब्द होगा, मूल शब्द क्या होगा इसमें, प्रसन्नता। क्या होगा, प्रसन्नता। ठीक है, अब इसमें आपका आगे क्या लगा है, प्रसन्नता को छोड़ के आगे क्या है, अ। तो उपसर्ग बेटा यहाँ पर इसी में लिख लेते हैं। उपसर्ग बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग अ और प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, और कौन सा प्रत्यय है, ता। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय आपके यहाँ भाषा में भी पूछा जाता है। ठीक है, गद्य और गद्य खंड में। अपनापन, अपनापन। चलिए, तो इसमें आपका मूल शब्द तो अपना हो जाएगा, और जो बचा वो आपका प्रत्यय। आगे तो कुछ है भी नहीं, तो यानी कि मूल शब्द तो, मूल शब्द, या इस तरह से आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि जैसे ऊपर लिखा है इसी तरह से भी आप लिख सकते हैं कि कौन सा यहाँ प्रत्यय है, कौन सा यहाँ पर आपका उपसर्ग और मूल शब्द है ना। चलिए, इसी तरह से लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, संप्रदाय यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका, प्लस संप्रदाय, संप्रदाय धन इक और धन ता। चलिए, अप्रसन्नता, अ हो गया आपका उपसर्ग, प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता नहीं, प्रसन्न और धनता, ये प्रत्यय हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। तो मूल शब्द है बेटा यहाँ पर प्रसन्न, और ता आपका प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है, क्योंकि आगे ही आपको मूल शब्द मिल रहा है, तो इसमें कोई भी नहीं है। तो मूल शब्द है अपना, और प्रत्यय है पन, अपनापन। किनारीदार, किनारी को अलग कर दें, मूल शब्द तो किनारी हो गया, आगे कुछ नहीं है। किनारी धन दार। स्वतंत्र धनता, आगे नहीं है, स्वतंत्र, स्वतंत्र धनता प्रत्यय। ठीक है, चलिएगा लिखेंगे इसे। चलिए, यहाँ पर आपके उत्तर भी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उपसर्ग प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए, तो उपसर्ग है जैसे आपका अन, अ, सत, स्व, दुर। इन उपसर्गों से आपको दो दो शब्द बनाने हैं, और व्याकरण में भी आप ये पढ़ चुके हैं। फिर प्रत्यय है आपके पास दार, हार, बाला और नीय। ठीक है, इधर आपके पास समास का विग्रह करना भी है, ये दूसरा प्रश्न है। ये जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न है, इसको आप अलग कीजिए, ये अलग प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, उपसर्ग और प्रत्यय से आपको नए अलग अलग शब्द बनाने हैं, तो इसे आप होमवर्क में करेंगे। और ये हम आपको उदाहरण उसमें व्याकरण में पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे हमने उपसर्ग और प्रत्यय पर यहाँ अ से, अन से कई शब्द बनाए हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर समास का नाम और समास विग्रह। चलिए, इसको हम हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे, तब जाकर के यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो
इसे आप वहीं से करेंगे, ठीक है। तो चलिए पाठ में आए सामासिक पद छांटकर विग्रह कीजिए। पूजा पाठ, पूजा और पाठ। देखिए समास जिस प्रकार से आपने संधि पढ़ी है, अगर आपने समास नहीं पढ़ा है तो आगे हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। आपने दो शब्दों को जब जोड़ा तो उन शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है, जिसे आप संधि कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्दों को आप जोड़ते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कम शब्दों में लिखें, यही समास होता है। जैसे पूजा और पाठ, तो हमने क्या किया, पूजा डैश पास पाठ कर दिया और यहाँ से हमने हटा दिया। तो इसी प्रकार से ये आपके समास हैं। तो आपको विग्रह करना है। जैसे परम धाम, परम है जो धाम, इन चार शब्दों से मिल करके एक शब्द बना दिया। तो समास का अर्थ क्या हो गया है, छोटा करना, शब्दों को कम करना। और इससे हम अपनी बातों को कम शब्दों में ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, अपनी बात को कम शब्दों में अधिक कहें, तो वो आपका समास कहलाता है। और दुर्गा पूजा, दुर्गा की पूजा, तो तीन शब्दों का दो बन गया। कुल करके कुल की देवी, पूजा पाठ, पूजा और पाठ। पंचतंत्र, पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह। उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी। चलिए रोने धोने, रोने और धोने, देखिए इसको तो आप कर ही लेंगे, ये तो अर्थ पर आधारित है। आपने विग्रह करना है, इसको तोड़ना है। ये सामासिक शब्द है। अब आगे हम व्याकरण में पढ़ाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा। अभी आप विग्रह कीजिए। महादेवी, महान है जो देवी, महादेवी का अर्थ है महान है जो देवी। रोने धोने, रोने और धोने। कवि सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जन्मदिन, जन्म का दिन, जन्मदिन, जन्म का दिन। ताई चाची, ताई और चाची। मनमोहन का अर्थ होता है मन को मोहने वाला, ठीक है। चलिए ये आपके समास के विग्रह हैं। कुछ और प्रश्न है यहाँ पर, तो इनको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ कुछ छात्रों के लिए प्रश्न है। तो बचपन पर केंद्रित, मैक्सिम गोर्की की रचना मेरा बचपन पुस्तकालय से आपको लेकर के पढ़ना है। तो ये आपको स्वयं करना है प्रश्न। मातृभूमि, ए विलेज विदाउट विमेन, 2005, 2005। फिल्म देखें, मनीषा झा द्वारा निर्देशित। देखिए कुछ फिल्मों से, कुछ किताबों से आपको नॉलेज मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है। इस फिल्म के द्वारा, मनीष झा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत बारीकी से दर्शाया गया है। तो देखिए इन पिक्चर्स को देख करके, इन फिल्मों को देख करके आपको जो है ज्ञान होगा कि क्या दशा थी कन्याओं की समाज में, भ्रूण हत्या किस प्रकार से होती थी, ये सारा आपको वहां पर दिखाएगा। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को देखते भी हो और उसके सुनते भी हो, तो आपके मन मानसिक पटल पर जो है वो छप जाता है। किसी पिक्चर को देखकर, मूवी को देखकर आप आएंगे तो उसकी सारी घटनाएं आपको याद होंगी। लेकिन क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ ही बातें याद रहती हैं। लेकिन वही आप यदि मूवी के रूप में देखें, उसे फिल्म के रूप में देखें, तो फिर आपको एक एक घटना जो है अच्छे से आपको याद रहती है। तो कुछ मोटिवेशनल जो मूवी होती हैं उनको देखना चाहिए बच्चों को, जिनसे शिक्षा मिलती है, ठीक है। और शिक्षाप्रद आपकी जो मूवी होती है उनको देखना चाहिए, तो उससे बच्चा जो है और ज्यादा सीखता है, और आपको देखनी चाहिए। तो ये आपके पाठ्य पुस्तिका में ही दिया गया है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। अ विलेज विदाउट विमेन, एक ऐसा गांव जहां पर विमेन नहीं है, यानी कि जहां पर एक भी महिला नहीं है। 2005 में जो है ये फिल्म आई थी, तो इसको आपको देखना है।
और इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, कन्या भ्रूण हत्या की त्रासदी को अत्यंत बारीकी से दिखाया गया है कि जब कन्याओं को आप गर्भ में ही मार देते हो तो फिर एक ऐसा गांव जहां पर एक भी विमेन नहीं है, एक भी वहां पर स्त्री नहीं है, और अगर किसी गांव में किसी शहर में स्त्री ना हो तो फिर जो है वहां का आगे का जो विकास है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये भी आपको फिल्म देखनी है। कल्पना के आधार पर बताइए कि लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का रूप कैसा हो। तो लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का स्वरूप विकृत होगा, उससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए बहुओं की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में महिलाओं की खरीद फरोख्त की घटनाएं बढ़ जाएगी, समाज में अनैतिकता, दुराचार, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी और समाज में एक अव्यवस्था का वातावरण होगा जिसमें अशांति होगी। लड़कियों की संख्या यदि और कम हो गई तो एक दिन समाज में ऐसा समय आएगा जब हर लड़की को द्रौपदी बनने पर विवश होना पड़ेगा। चलिए, तो और भी आपके आंसर उत्तर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा के कुछ अन्य प्रश्न हैं। बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, लेखिका के बचपन अर्थात 20वीं शताब्दी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं, लोग लड़कियों को बोझ समझते थे और उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे। वे लड़कियों को पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। ये स्थिति थी उस समय। ठीक है, चलिए, महादेवी को अपने बचपन में वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेवी के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी और उसके पहले लोग लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। लड़कियां, लेखिका महादेवी के बाबा ने कुल देवी दुर्गा की पूजा की, तब महादेवी का जन्म हुआ। इतनी मन्नतें मांगने के बाद जन्म होने के कारण महादेवी को वो सब नहीं सहना पड़ा। ये पाठ सही है। महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से किस तरह से अलग थी? तो वो बिल्कुल उनकी सोच अलग थी, क्योंकि अन्य लोग जहां कन्या के पैदा होते ही उसे मार देते थे, वहीं इनके बाबा ने उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया और उन्हें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक कि उनको उनको मांगा भी दुर्गा माँ से पूजा करके। ठीक है, वो उन्हें पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाना चाहते थे। महादेवी के परिवार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो और महादेवी पर किस भाषा का असर हुआ? तो आप जानते हैं उनके बाबा उर्दू और फारसी जानते थे, जबकि उनके पिता अंग्रेजी से पढ़े हुए थे। हिंदी का वातावरण तो तब बना जब उनकी माता जबलपुर से आई और वे हिंदी संस्कृत की जानकारी थी उनको जो है थी, और उनके सानिध्य के कारण ही महादेवी पर हिंदी का असर हुआ और वे पंचतंत्र सीखने लगी थी। चलिए, महादेवी की शिक्षा दीक्षा पर में उनकी माता का क्या योगदान रहा? तो उनकी माता का विशेष योगदान रहा। वे हिंदी भाषी घर से आई थी। उन्होंने महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। वे धार्मिक विचारों वाली महिला थी और उनके साथ बैठते बैठते महादेवी ने भी संस्कृत सुनना समझना शुरू कर दिया था। वो संस्कृत सुनाना और समझना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह उनकी पढ़ाई की शुरुआत माँ ने ही कराई थी, तो माँ की भाषा का ज्यादा प्रभाव पड़ा इन पर। क्लासमेट गर्ल्स कॉलेज का वातावरण पढ़ाई के लिए आदर्श था। पठित पाठ के आधार पर आपको आलोक में स्पष्ट करना है। तो किस प्रकार का वहाँ का वातावरण था, ये आप इस पाठ से पढ़ करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल अलग था वहाँ का वातावरण, अच्छा था। विभिन्न स्थानों से लड़कियां पढ़ने आती थी
और उनमें से कुछ हिंदू भी थी और कुछ ईसाई भी। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते, जो लड़कियां थी वो रहती थी क्षेत्र के पर कोई, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष, किसी धर्म विशेष का कोई भेदभाव नहीं था। सब एक ही मेस में खाती थी, जिसमें प्याज तक नहीं प्रयोग किया जाता था। इस तरह वहाँ का जो वातावरण था वो पढ़ाई के लिए एक आदर्श था, एक अच्छा वातावरण वहाँ पर था। महादेवी की रुचि लेखन में उत्पन्न करने में उनकी माँ का योगदान क्या था, ये आपको स्पष्ट करना है कि कैसे उनकी माता जी का योगदान उनके लेखन कार्य में रहा, ये आप प्रश्न लिखेंगे। साथ में सुभद्रा कुमारी ने महादेवी की काव्य प्रतिभा को निखारने में कैसी मदद की, इसके बारे में भी आप पाठ से ही इसका उत्तर देंगे। जैबुनिसा कौन थी, वह महादेवी की मदद कैसे करती थी, तो आप जानते हैं पाठ में हमने ये पढ़ा था, तो इसके बारे में भी आप लिखेंगे। उस समय विद्यालय का वातावरण आज के वातावरण से किस तरह बिल्कुल अलग था। मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो सभी पाठ से ही आपके प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हुआ और इसके सभी प्रश्न हमने किए। कुछ बाकी प्रश्न जो बचे हैं उनको आप कर लेंगे, क्योंकि पाठ से प्रश्न आ रहे हैं। तो कल्पना पर आधारित प्रश्न और अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न, इनको आप कर लेंगे। जो प्रश्न आपके छूट गए हैं उन्हें आप कर सकते हैं, पाठ से ही पूछे जा रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।